हम्म। कुछ की टर्म्स हैं डेटाबेस। जस्ट वन लाइनर डेफिनेशन, a kind of a structured collection of items of data then that can be accessed by different application program, जैसे एम्प्लॉय का डाटा है या आप नादरा का डाटा बेस कह लो। अब नादरा का डाटा बेस जो सिक्योरिटी रीजन की बेस के ऊपर एयरपोर्ट्स पे भी अवेलेबल है। डिफरेंट जो इस तरह के एजेंसीज होती हैं उनको भी डाटा बेस की एक्सेस दे दी जाती है, जहाँ से वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को वेरीफाई कर सकते हैं। पुलिस हो गया, इस तरह की एजेंसीज हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए। तो डेटाबेस एक्चुअली एक वे देता है जिसमें आपके पास डाटा की एक स्ट्रक्चर वे में कलेक्शन रख दी जाती है, बना दी जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर उसे स्टोर कर दिया जाता है, जिसको डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। रिलेशनल डेटाबेस, इसमें इसको दो या दो से ज्यादा अगर टेबल बने हो, टेबल कह लो रिलेशन कह लो एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टेबल रिलेशन, इनका आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है इंटरनली, इंटरनल पॉइंटर के था, और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। तो रिलेशनल डेटाबेस में थोड़ा डिफरेंट है फ्लैट डेटाबेस से रिलेशनल डेटाबेस। इसमें उसमें टेबल फ्लैट में एक ही टेबल होता है जो काफी बिग होता है और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे साइज बढ़ता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए आप टेबल को, जो सिंगल टेबल होता है उसके मल्टीपल टेबल या रिलेशन बना दिए जाते हैं, रिलेशन फॉरेन की एंड प्राइमरी की के साथ। उससे फायदा क्या होता है? मैनेज करना आसान हो जाता है, मॉडिफाई करना आसान हो जाता है, डाटा को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है, रेपिटेशन, साइज काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो रिलेशन डेटाबेस और हो या फ्लैट डेटाबेस हो, उसमें टेबल एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी इवेंट का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। ये सिमिलर डाटा, स्टूडेंट का डाटा हो गया, एम्प्लॉय का डाटा हो गया, कस्टमर का डाटा हो गया, प्रोडक्ट्स का डाटा हो गया, सिनेमा का डाटा हो गया, ड्रामास का डाटा हो गया, स्टार्स का डाटा हो गया। तो ये डाटा है, पेशेंट्स का डाटा हो गया। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा इन ए डेटाबेस, और उसमें आमतौर पे जो टेबल की बात होती है तो ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स होती हैं तो उसमें रोज, जो हॉरिजॉन्टल आपके इंस्टेंसेस होते हैं उन्हें रोज बोलते हैं, और वर्टिकल को हम कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। और एंटिटी क्या होती है? किसी स्टूडेंट का अगर डाटा होगा तो रो फॉर्म में जो होगा वो आपका रिकॉर्ड कहलाएगा। ये आपको रो जो होती है टेबल में वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है जो कि यूनिकली एक की के साथ कनेक्टेड होती है। जहां तक फील्ड्स का ताल्लुक है, जो टेबल के अंदर कॉलम होते हैं उनको फील्ड्स बोलते हैं। और अगर आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हों तो किसी एक रिकॉर्ड को अगर हम कहें तो वो इसको इंस्टेंस बोलेंगे। उस टेबल का एक, उस एंटिटी का एक स्टूडेंट एंटिटी हो, ट्रेनर है, एम्प्लॉय है, उसकी एक इंस्टेंस को या एक रिकॉर्ड को हम टुपल बोलते हैं। और एंटिटी क्या है? एंटिटी मैंने आपको बोला कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, स्टूडेंट से लेके, कार से लेके, ट्रेनर से लेके, मैचेस से लेके, आपका कोई इवेंट आ रहा है उससे लेके, कोई प्लेस है उससे लेके, तो एनीथिंग दैट कैन हैव डेटा स्टोर्ड अबाउट, मिसाल के तौर पे पर्सन, प्लेस, इवेंट, थिंग वगैरह। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो इंडिविजुअल, जो आपके रिलेटेड डेटा होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम, ईमेल, ब्लड ग्रुप, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके डेटा आइटम्स कहलाते हैं जो उस एंटिटी को एज ए होल
सबको आप उसके अंदर डाटा पॉपुलेट करने के बाद इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे वो पर्सन का डाटा अगर है, उसके एट्रीब्यूट में क्या क्या शामिल हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये एट्रीब्यूट कहलाएंगे। पर्सन से रेलेवेंट उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। पर्सन मतलब अगर उसको अगर आप फर्दर अगले लेवल पे देखो तो स्टूडेंट इज ए पर्सन, एम्प्लॉय इज ए पर्सन, तो ये उनके बारे में जो डाटा, जो आइटम्स की सूरत में आप इंफॉर्मेशन को अपने स्टोर करते हो, वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन फील्ड वाइज, कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है होल रिकॉर्ड को, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। यूनिकली जो आइडेंटिफाई करता है टेबल में। और सम केसेस में वो कैंडिडेट भी कहलाएगा। कैंडिडेट का मतलब है वो सारे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो टेबल में उसके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट यूनिकली कर सके, उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की स्टूडेंट के टेबल में बेशुमार हो सकती हैं। स्टूडेंट रोल नंबर एक कैंडिडेट हो सकता है, ये ऐसी फील्ड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है रिकॉर्ड्स को। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी हो सकता है, आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक कैंडिडेट की मौजूद है। या इसमें वैसे तो ईमेल एड्रेस भी आप कह सकते हो, ईमेल भी एड्रेस भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हो नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट का जो है जो ईमेल है वो किसी और का भी हो, लेकिन मोस्टली हम स्टूडेंट के केस में ये, या अगर आप ट्रैवल करते हो रिकॉर्ड स्टोर करने के हवाले से, CNIC आपका हो सकता है कैंडिडेट हो, पासपोर्ट नंबर ये भी आपका कैंडिडेट हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ सिटीजन ये भी कैंडिडेट हो। तो कैंडिडेट का मतलब है वो सारी फील्ड हो सकती हैं जो यूनिकली अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो कैंडिडेट में से किसी एक को अगर हम नॉमिनेट कर दें प्राइमरी, तो वो डिपेंड करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे। तो इसमें से बेस्ट कौन सी है? CNIC इज द बेस्ट वन। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और कैंडिडेट मतलब उन एट्रीब्यूट्स में से जो वैल्यू सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एनफ होती है, वो कैंडिडेट्स कहलाते हैं। हाँ, उनमें से जो हम सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो प्राइमरी की कहलाती है। और सेकेंडरी जो की होती है, वो फिर उन कैंडिडेट्स में से जो सिलेक्ट नहीं हो सकी, उनको हम सेकेंडरी की बोलते हैं। कि कैंडिडेट की दैट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द प्राइमरी। ऑल्टरनेटिव टू द प्राइमरी इज नोन एज सेकेंडरी। जैसे पासपोर्ट, ईमेल, ये सेकेंडरी में आ जाएगा। गो के वो कैंडिडेट हैं, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, वो आप बेस्ट नहीं पा रहे, तो हम प्राइमरी की जिसको सिलेक्ट कर लिया, ये अगर आपकी एक फील्ड, दो फील्ड, तीन फील्ड, चौथी फील्ड, ये आपने सिलेक्ट कर लिया है प्राइमरी की, तो रिमेनिंग आर नोन एज सेकेंडरी। हैं ये एज ए होल सारे कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स हैं। ये लिखा गया है 3 लाइनों में कि कैंडिडेट ऑल, जो आपके टपल जिसके जो है वो यूनिक होते हैं, सेम वैल्यू नहीं होती। प्राइमरी की उनमें से जो एक फील्ड ऐसी जो आपने सिलेक्ट की और जो नहीं सिलेक्ट की, ड्रॉप कर दी गई, वो कैंडिडेट की इसकी वो लॉट को हम ऑल्टरनेट कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं। जहां तक फॉरेन की का ताल्लुक है, ये रिलेशनशिप के लिए होती है। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो एक टेबल में उसका प्रेजेंस, एक्चुअली वो रेफरेंस उसका प्राइमरी की का एक और टेबल में एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी की में जो एंट्रीज पड़ी होती हैं, वो एग्जिस्टेंस की बेस के ऊपर उसका फॉरेन की के अंदर उसकी प्रेजेंस डाली जा सकती है। मतलब अगर एक रोल नंबर है जो डिफरेंट क्लासेस में बैठ रहा है, साइंस की क्लास भी ले रहा है, कंप्यूटर की क्लास भी ले रहा है,
उर्दू की क्लास भी ले रहा है, पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास ले रहा है, तो उसकी जो प्रेजेंस डिफरेंट क्लासेस में हो रही है, लेकिन उसकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन जो है स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर के नाम से मौजूद है। अब स्टूडेंट रोल नंबर बाकी जो क्लास के टेबल में है वो आपका रेपिटेशन मिलेगी। फॉरेन की रेपिटेशन हो सकती है क्योंकि वो डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहा है। इंग्लिश की भी उसमें भी उसका रोल नंबर आएगा, उर्दू की भी उसमें भी रोल नंबर आएगा, कंप्यूटर साइंस के उसमें भी रोल नंबर आएगा, लेकिन उसका रेफरेंस जो है वो प्राइमरी की में होना जरूरी है। अगर वो रोल नंबर प्राइमरी की के टेबल में मौजूद नहीं है तो आप फॉरेन की के तौर पे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक स्टूडेंट अभी आया है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उसका स्टूडेंट टेबल में एंट्री नहीं हुई, तो उसको किसी क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये फॉरेन की के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसका रेफरेंस जो है वो प्राइमरी की का जो अवेलेबल होता है एक टेबल के अंदर, अनदर टेबल के अंदर। जहां तक रिलेशनशिप है, ये सिचुएशन इन विच वन टेबल इन ए डेटाबेस हैज ए फॉरेन की दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल इन द डेटाबेस। जैसे एक टेबल ये है, ये स्टूडेंट का टेबल है। एक टेबल है जो टीचर का टेबल है या ट्रेनर का टेबल है। एक डेटाबेस में ये दोनों टेबल पड़े हैं। एज ए होल ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बना हुआ है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेटाबेस बनेगी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा ये मैं बोल देता हूँ। इस डेटाबेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, एक है स्टूडेंट, दूसरा है ट्रेनर। इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू मैनी है। वो कैसे? एक ट्रेनर के मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक स्टूडेंट का एक से ज्यादा ट्रेनर भी होगा। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। ये आगे टाइप्स हैं रिलेशनशिप की, वन टू वन है, वन टू मैनी है। जिस तरह एक हस्बैंड एंड वाइफ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वन टू वन होता है। एक कार का लाइसेंस और एक ड्राइवर, वन टू वन होता है। एक पैसेंजर प्लेन के साथ वन टू वन होता है। एक सीट एक पैसेंजर के लिए एलोकेट होती है। इस तरह रिलेशनशिप जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एक होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जब तक आपका डेटा स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक ट्रेनर के पास उसकी एंट्री नहीं होगी रोल नंबर की। जब तक वो स्टूडेंट टेबल का हिस्सा नहीं बनेगा, वो आपके ट्रेनर के टेबल का हिस्सा नहीं बन सकता। इसे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं कहूँगा यार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, क्या आपने फीस जमा करवा दी? मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर उसका डाटा जब तक पॉपुलेट नहीं होगा, उसको मैं एज ए ट्रेनर अपने डाटे में टेबल में वो नहीं रख सकता। इसे बोलते हैं, इस चीज को मेक श्योर करना, इंटेग्रिटी को मेक श्योर करना। रेफरेंस अगर एग्जिस्ट करता होगा इसका इधर, देन इट्स ओके। लेकिन अगर मैं एक ऐसा रोल नंबर डाल दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता इधर, तो ये वायलेशन है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की। इस हवाले से बात हो रही है। इसका प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंटेशन हम डेटाबेस के हवाले से एक्सेस में इसको देख पाएंगे। और बाद आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। इंडेक्सिंग का एक ही मकसद होता है, सर्च ऑपरेशन फास्ट करना, एफिशिएंट करना, स्पीड अप करना सर्चिंग ऑपरेशन। सर्च के लिए हमेशा इंडेक्स यूज होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेटाबेस के स्टूडेंट्स के लिए। और जब कभी डेटाबेस बनता है, उसको पेपर के ऊपर एक मॉडल बनाया जाता है जिसमें जो एंटिटीज हैं उनको बाय नेम और उसके साथ कनेक्टेड जो एट्रीब्यूट हैं और प्राइमरी की को हाईलाइट करने के बाद उनका रिलेशन बना के एक डायग्राम बनाते हैं, उसे ईआर डायग्राम बोलते हैं।
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये इसी तरह है जैसे स्टूडेंट और एक तरफ स्टूडेंट एंटिटी है, एक तरफ टीचर एंटिटी है, इनका आपस में रिलेशनशिप। ये ER डायग्राम की एक हाँ, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट रोल नंबर होगा, ये एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। इसी तरह जो ट्रेनर है उसमें ट्रेनर आईडी, ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का क्वालिफिकेशन, ट्रेनर का एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह। फिर डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइज करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है? आप अपने डेटे के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का एक मेजर जो है वो काम होता है रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना, बस। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेपिटेशन जो होती है, रिडंडेंसी जो होती है, स्टोरेज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइज होना डेटाबेस का जरूरी है। अब नॉर्मलाइज किस तरह, क्या एक्शन करना पड़ता है? फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, जस्ट 3 लाइनों में बता दिया इसमें। डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगी अगर उसमें रिपीटिंग ग्रुप को खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। अब आपको रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है? जैसे एक कस्टमर है, वो मार्केट में जाता है प्रोडक्ट्स लेने के लिए। एक कस्टमर डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम लेता है, उनका प्रोडक्ट कोड अलग होगा, प्राइस अलग होगी, नाम अलग होगा, क्वांटिटी अलग होगी, प्राइस सब कुछ अलग। फिर वही कस्टमर दूसरी प्रोडक्ट भी लेता है, उसकी प्रोडक्ट आईडी कुछ होगी, प्राइस कुछ होगी, नाम कुछ होगा, वेट कुछ होगा। फिर वही कस्टमर तीसरी प्रोडक्ट लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हर एक एंट्री के अगेंस्ट कस्टमर का डाटा डालना शुरू कर दूं तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर मैं डाटा डालूंगा कस्टमर मिस्टर हसाम H001, ये इनका नाम है, फर्स्ट नेम है, ये इनका लास्ट नेम है, ये इनका लोकेशन है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इन्होंने आइटम प्रोडक्ट आईडी दी, ये प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट की प्राइस। फिर अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड डालता हूँ मिस्टर हसाम H001, मिस्टर हसाम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट नंबर 2। फिर इसी तरह मिस्टर H001, मिस्टर हसाम, नेम, आईडी वगैरह वगैरह। रेपिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये चीजें कंट्रोल कर ली जाती है, रिपीटिंग ग्रुप को निकाल दिया जाता है बीच में से डेटाबेस, और उसका एक अलग से टेबल या रिलेशन बना दिया जाता है। ये करेंगे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, डाटा आपका चला जाएगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा कब आता है? जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, मतलब रिपीटिंग ग्रुप खत्म कर दिए गए हों, और जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है। नॉन की का मतलब क्या होता है? ऐसी फील्ड जिसका डिपेंडेंसी एक प्राइमरी की के पार्ट पे हो रही है, दूसरे पे नहीं हो रही। एक वो एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं की एट्रीब्यूट, जिसका कनेक्टेड है की एट्रीब्यूट, और जिसके साथ इसका डायरेक्ट कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मिसाल दूंगा आपको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, और साथ में ऑर्डर नंबर। प्रोडक्ट और ऑर्डर आपने प्लेस किया, आप डिफरेंट प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। ये प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट नेम का ताल्लुक प्रोडक्ट आईडी के साथ है, नॉट विद ऑर्डर नंबर। इनको बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। तो इन नॉन की एट्रीब्यूट्स को अगर आप उस टेबल में से, रिलेशन में से अलग कर दो, सेपरेट कर दो, जिसका ताल्लुक ऑर्डर नंबर के साथ नहीं है बल्कि प्रोडक्ट आईडी के साथ है, इसे बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी की के एक पार्ट पे है, डिपेंडेंट है दूसरे पे। एक कंपोजिट की भी होती है जो आपके प्राइमरी की बनाने में ऑर्डर नंबर एंड योर प्रोडक्ट आईडी इज अ कंपोजिट की। प्राइमरी की है लेकिन कंपोजिट है, तो कंपोजिट में
प्रोडक्ट आईडी का कनेक्टिविटी प्रोडक्ट नेम के साथ और प्राइस के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट नेम की और प्राइस के ताल्लुक ऑर्डर नंबर के साथ नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इस चीज को मेक श्योर किया जाता है कि इनको अलग कर दो, डिपेंडेंसी को। और इसको पता क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। जिसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है उसके साथ रखो, जिसके साथ नहीं है उसको अलग कर दो, अलग से रिलेशन बना लो। फिर एक और नॉर्मल फॉर्म है थर्ड। इसमें क्या होता है? ऐसा डेटा टेबल जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हो, मतलब रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गया फर्स्ट में, नॉन की एट्रीब्यूट वो हो गए, फिर इसमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है जितने नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये टेक्स्ट उस वक्त आपके लिए वैलिड हो जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, जब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। जहां तक कंपोजिट की का ताल्लुक है, ये मैंने आपको बोला, एक की अगर हो प्राइमरी की, एक की ऊपर डिपेंडेंसी हो रिमेनिंग का, तो उसे प्राइमरी की सिंगल। लेकिन अगर ऐसा कोई सीन आ जाए जिसमें प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक नहीं दो तीन पे, तो वो कंपोजिट की कहलाती है। इसका एक्चुअली सबसे पहले तो मैं लिमिटेशन डिस्कस करूंगा आपके साथ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको जब इसके एडवांटेजेस कंपैरिजन होगा ओवर फाइल बेस अप्रोच, तो फिर उसके बाद एक्चुअली स्टार्ट होना है आपका इसका पूरा टर्म्स के बारे में, जो ऊपर मैंने पढ़ाई टेबल फील्ड रिकॉर्ड, फिर आपका इसी के अंदर कैंडिडेट की प्राइमरी की ऑलरेडी मैं ये सारे आप बता चुका। अब ये प्रॉपरली उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल आ गई। ये ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर आपको जो है काफ़ी हद तक करवा दिया है। ये जो की टर्म में ही बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ समझ आई है कुछ नहीं आई है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गो विद ईच एंड एवरी टॉपिक। ये स्टूडेंट का क्लास के साथ वन टू मैनी, इसके सिंबल्स हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल इसने पता क्या दी है? स्टूडेंट की, क्लास है, टीचर है, तीन इसमें मेन मुझे एंटिटीज नजर आ रही हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड और थर्ड तक मैं आपको इसको करके जाऊंगा, और आगे एक टेबल फर्दर टेबल्स में डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। अल्टीमेटली थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचते पहुंचते आपके सेकंड तक दो बन चुके होंगे रिलेशन, थर्ड में ये आपके बन चुके होंगे स्टूडेंट का रिलेशन, क्लास का रिलेशन, टीचर का रिलेशन, और ये एक आपका कंपोजिट की वाला रिलेशन, और ये एक सब्जेक्ट का रिलेशन। ये पांच बन चुके होंगे। फ्लैट डेटाबेस कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इंडिविजुअल टेबल्स में, रिलेशंस में, जिसमें ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। इसका कनेक्टिविटी किसके साथ है? यहां पे ये कंपोजिट की है, ठीक है, ये कंपोजिट की है। इसकी प्रेजेंस एक्चुअली ये प्राइमरी की है, ये इसकी फॉरेन की है। सब्जेक्ट नेम भी यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है, प्राइमरी की ये पड़ी हुई है, इनका आपस में रिलेशनशिप। फिर कौन सा रह गया? क्लास विद क्लास टीचर, ये रिलेशनशिप बना हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस नंबर। यहाँ पे ये फॉरेन की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है। इसका मतलब ये सारे टेबल्स आपस में कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह। ये रिलेशंस बने हुए, स्टूडेंट का, क्लास का, टीचर का, सब्जेक्ट या स्टूडेंट सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का, और हर एक में आपको प्रेजेंस नजर आ रही है
अगर एक जगह पे वो प्राइमरी की के तौर पे एग्जिस्टेंस है तो दूसरे में वो एज ए फॉरेन की कनेक्टेड है। हाँ, इसमें एक टेबल ऐसा है जिसमें दोनों कीज रोल प्ले कर रही हैं प्राइमरी की का, और वो टेबल है स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम के साथ चौथा वाला। अभी कैसे बनता है ये, अगर ये सिंगल टेबल में डाटा होता काफी आपके लिए कंफ्यूजन थी। कॉम्प्लेक्स डाटा है, आपको अपडेट करने में मसला, आपको डाटा इंसर्ट करने में मसला, आपको इसकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंट्रोल करने में मसला। तो ये सारी चीज़ों का एक ही हल है कि जो डेटाबेस था फ्लैट वाला अननॉर्मलाइज, उसे नॉर्मलाइज कर दिया जाए। आफ्टर सर्ट नॉर्मल फॉर्म द फ्लैट डेटाबेस इज कन्वर्टेड इनटू रिलेशनशिप्स। अब एक काम करते हैं, ये मैंने एंड पे डायरेक्ट इसलिए लेके गया कि आपको एक फाइनल स्टेज भी नजर आए कि एंड पे होना क्या है। चार बजे याद करवाते हैं। कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हम इस अप्रोच की तरफ जाते हैं डेटाबेस। क्या लिमिटेशन है, जो फाइल बेस में इश्यूज हैं वो क्या है? इन फाइल बेस फाइल होती क्या है? डाटा की कलेक्शन होती है। इट कैन बी structured as a collection of records where each record is made up of fields containing data about the same thing. Individual elements of data can be called data item. अभी 2 मिनट भी अज्यूम कर लो, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल में क्या क्या होगा? इसने कुछ इस तरह बताया, फ्लैट में ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का सेकंड नेम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, कहाँ हो रही है लोकेशन, कौन सा टीचर है, क्या लाइसेंस आइडेंटिटी है टीचर की, ये टीचर की चल रही है लाइसेंस नंबर, किस एड्रेस पे है वो, टीचर की बात हो रही है, टीचर की डेट ऑफ बर्थ क्या है। एज ए होल अगर आप देखें काफी कॉम्प्लेक्स डाटा है, जिसमें स्टूडेंट का डाटा भी आ रहा है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है विद इट्स लोकेशन, टीचर की भी डिटेल यहीं पे एक ही टेबल में डाल दी गई है। काफी कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई टीचर रिलीज हो जाता है, छोड़ जाता है, इसको अपडेट करने की अजाब है कि इस स्टूडेंट आईडी के साथ मिस्टर खान कनेक्टेड है, नूर के नेम, ताहिर अनदर स्टूडेंट ये भी कनेक्टेड है मिस्टर खान के साथ, टीचर, और ये टीचर छोड़ जाता है, ये डाटा को अपडेट कैसे करेंगे? मुसीबत बन जाएगी। या टीचर का एड्रेस चेंज हो जाता है, कितनी जगह पे करना पड़ेगा, सोच होगी आपकी। भाई टीचर अगर कोई 100 लोगों को, कोई 7A है, कोई 7B है, कोई 8A है, कोई 8B है, कोई 9th क्लास है, कोई 8th क्लास है, कोई 5th क्लास है, जहां जहां भी उसकी एंट्री होगी, एड्रेस अगर चेंज करना पड़ जाए, लग पता जाए। भाई एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, एक क्लास में 40 हैं,
मैं सिर्फ 7 की बात कर रहा हूँ, 8 में भी इसी तरह, 9 में भी, 10 में भी, 6 क्लास में भी। स्टूडेंट का सिर्फ एक एड्रेस चेंज अगर करना पड़ जाए, ये तो अभी सिर्फ 3 है ना, 3000 लोग हैं, कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा एड्रेस उसको, बेतहाशा जगह। ठीक है, या किसी की लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए, रूम नंबर, फ्लोर नंबर, ये इश्यूज हैं फ्लैट डेटाबेस में। इसीलिए कहा जाता है इसको ब्रेक कर दो, रिलेशन बना दो, और फॉरेन की या प्राइमरी की के थ्रू को कनेक्ट भी कर दो आपस में। ये मैंने आपको स्टार्ट में एक कॉम्प्लेक्स फ्लैट डेटाबेस की एग्जांपल है, ये समझ लो फ्लैट, ये भी कुछ हैं, पूरी नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट से रेलिवेंट बहुत कुछ हो सकता है, क्लास से रेलिवेंट काफी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर टीचर से रेलिवेंट सिर्फ ये 4 फील्ड्स रखी हैं, और भी तो हो सकती हैं, ये पूरी थोड़ी। सिर्फ आपको एक सी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी डेटाबेस है स्कूल के नाम से, जो सिंगल टेबल आपका बना हुआ है। इसमें इश्यूज हैं, वो हाईलाइट हो जाएगी अभी, लिमिटेशन है, हाईलाइट हो जाएगी अभी फ्लैट में। एग्जाम्पल मैंने पहले इसलिए दिखा दी है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन, when a program is used for data processing, the organization of any records used depends on how the program is written. Records can be fixed भी हो सकते हैं, variable in length भी हो सकते हैं, and each record may also contain information about the structure भी हो सकता है। For example, number of fields or the length of the record. If these records are to be processed by another program, that program must be written to use the exact same record structure. ये भी एक issue है। क्या मतलब है, एक्सेल में डेटा भरा हुआ है, उसको आपने एक्सेस में लेके जाना है, या ऑरेकल में लेके जाना है, या फॉक्स प्रो में लेके जाना है, डेटाबेस नहीं है, ठीक ठाक मुश्किल काम है उसको एक स्ट्रक्चर या एक जो उसका डेटाबेस का जो आपको अवेलेबल था फॉर्मेट, उसको उस फॉर्मेट के मुताबिक लेके जाना जो दूसरे वाला है, वो रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी की या किसी की। If the structure is changed by one program, the other program must be rewritten as well. जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आप उसके डेटाबेस का फील्ड का साइज बढ़ा देते हो, फील्ड की डेटा टाइप चेंज कर देते हो, वो चीज अगर आपको पैरेलल दूसरी डेटाबेस में भी उसी तरह का सारा सीन दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, और ये एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स इफ अपडेटिंग प्रोग्राम इज नॉट केयरफुली मैनेजेबल। अब इसने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश की आप लोगों को। एग्जाम्पल उसने पता क्या बताई, वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस एक है आपका, कीप्स सेपरेट पेरोल एंड सेल्स की फाइल्स। भाई कोई बिग शॉपिंग मॉल है, एम्पोरियम समझ लो, एम्पोरियम मॉल में पेरोल के लिए स्टाफ की पेरोल का अलग सिस्टम है, मंथली अटेंडेंस, उनकी इंसेंटिव बोनस, उनका डेटा, उनकी सैलरी जनरेट करना, अटेंडेंस के मुताबिक करना, लीव्स को डिडक्ट करना, मैनी मोर पेरोल में। और वही स्टाफ मेंबर जब किसी जगह पे खड़ा हुआ सर्विसेज देने लगे, तो उसका जो पेरोल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें खास तौर पे उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, या उसका एड्रेस वगैरह है, कॉन्टैक्ट है, वो सेल्स फाइल में भी उसकी जरूरत है सेम। भाई सेल में किसी जगह पे वो मार्ट में काम कर रहा है, एक तरफ वो सैलरी सिस्टम चल रहा है पेरोल फाइल्स का, एक तरफ सेल्स जहां पे एंगेज किया गया उसको ड्यूटीज के लिए, वहां पे भी तो नाम तो उसका ये थोड़ी पेरोल में कुछ और होगा, और या उसकी एम्प्लॉय आईडी कुछ और होगी, और सेल्स वाले सिस्टम में एम्प्लॉय आईडी या उसका नाम चेंज हो जाएगा। नो, ये चीज जो होती है, ये फ्लैट में इसको करना बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है। पेरोल फाइल्स एंड सेल्स फाइल, ये आपको समझाने के लिए बता रहा है कि जब ये सिचुएशन आएगी लिमिटेशन की,
तो आपको फिर पता चलेगा कि डेटाबेस को क्यों रेकमेंड किया जाता है। ईच फाइल इज यूज बाय डिफरेंट एप्लीकेशन। लाजमी होता है ये फाइल को कौन इस्तेमाल करने वाला है, जो आपके अकाउंट्स वाले हैं। ये फाइल को कौन यूज करने वाला है, जो सेल वाले हैं। अब इसमें रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कुछ और है एम्प्लॉयज का स्टोर करने का, इस पे उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर स्टोर करने का कुछ और है। क्या फर्क है दोनों में स्ट्रक्चर में, अगर आप एम्प्लॉय को माइंड में रखो। साफ नजर आ रहा है सामने, फील्ड्स देखो, यहां पे क्या इसने इस्तेमाल किया उसके बंदे के नाम स्टोर करने के लिए, और यहां पे क्या कर रहा है, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया स्ट्रक्चर का। ये प्रॉब्लम्स होती हैं कहाँ, जहां आपका फाइल बेस्ड सिस्टम चल रहा हो और इसको ये एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है डेटाबेस को, इस वाली को, ये डेटाबेस है फ्लैट वाली, और सेल्स वाला प्रोग्राम है, रूल्स लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग कोड लगा हुआ है, रिकॉर्ड्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन। बैकएंड के ऊपर डाटा जो है अलग अलग होने की वजह से स्पेस भी ऑक्यूपाइड हो रही है, डबल स्पेस लग रही है। वही वही बंदों की इंफॉर्मेशन उधर पड़ी हुई है, वही बंदों की इंफॉर्मेशन इधर पड़ी हुई है, और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग होने की वजह से एक कंफ्यूजन ये भी आ गई कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका ऑर्डर भी डिफरेंट है। इधर ये पहले दो फील्ड और ये अकेली फील्ड, इधर स्टाफ नंबर, इधर इधर स्टाफ नंबर दूसरे नंबर पे। ये तो कॉमन चीजें थी, इधर भी और इधर भी कॉमन, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ चीजें या कुछ फील्ड्स है हर एक एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की अपनी अपनी भी होती हैं। जैसे ये तीन, ये डिमांड किसकी है, पेरोल के लिए डिमांडिंग है ये तीनों, लेकिन इसकी इधर जरूरत नहीं है। इधर डिमांडिंग चीजें क्या है अदर देन कॉमन, टारगेट सेल, एक्चुअल सेल, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। समझाने की कोशिश ये कर रहा है फाइल बेस्ड अप्रोच में रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या प्रॉब्लम अकर होती है। वो कह रहा है सेवरल प्रॉब्लम हैव अकर्ड यूजिंग दिस फाइल बेस्ड अप्रोच। पहली प्रॉब्लम नंबर वन, लिमिटेशन, द नेम ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ एंड देयर स्टाफ नंबर आर स्टोर्ड ट्वाइस। ये दो जगह पे स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, स्पेस ऑक्युपाइड हो रही है। अब आपने माइंड में ये रखना है कि ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल की चेन है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है, और कोई 10 15 20 लोग काम नहीं कर रहे, हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज हैं और हजारों की तादाद में कस्टमर्स भी हैं। अमेजोन की बात कर लो, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से आपको एक तो ये डुप्लीकेशन हो रही है, स्टाफ नंबर उधर भी स्टोर तो होना है ना कहीं, स्टाफ नंबर इधर भी। दूसरा, उधर नेम रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टाफ मेंबर के नाम को, उधर दो फील्ड्स अलग अलग रखी गई हैं स्ट्रक्चर। एक तो ये आपको पॉइंट बता दिया, द नेम ऑफ ए मेंबर एंड देयर स्टाफ नंबर आर स्टोर्ड ट्वाइस। दूसरा, द वे द स्टाफ नेम इज स्टोर्ड इज डिफरेंट फॉर ईच प्रोग्राम। ये दूसरी लिमिटेशन, ये दूसरी प्रॉब्लम भी नजर आनी शुरू हो गई कि उधर नेम, उधर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगली बात, इफ द स्टाफ नंबर वाज चेंज्ड बाय पेरोल प्रोग्राम, यहां पे स्टाफ नंबर चेंज करने की जरूरत हो गई तो क्या होगा, पेरोल में चेंज हो गया स्टाफ नंबर एंड नॉट बाय द सेल्स प्रोग्राम, तो डेटा क्या हो गया फिर, डेटा आपका इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाया, जो उधर है वही उधर होना चाहिए था। ठीक है, आ गया ना कंफ्लिक्ट, उधर डेटा सेल जो उसका स्टाफ मेंबर का जो नंबर है वो पेरोल में चेंज हो गया, उधर नहीं किया, ये इनकंसिस्टेंसी आ गई।
इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डाटा है। कंसिस्टेंट का मतलब इधर अगर होता उधर भी हो जाता, ऐसा तो है नहीं। वो अलग से एक आपका डाटा है, दूसरा अलग से एक डाटा है। सबसे बड़ा तो ये इशू आएगा। These field may contain different values for the same member of staff। भाई उधर वो अहमद साहब हैं, उनका स्टाफ नंबर पेरोल में कुछ है, उधर अहमद साहब हैं सेल्स के अंदर, उसका जो है स्टाफ नंबर कुछ और हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। द फील्ड्स इनटू फाइल्स आर आल्सो इन डिफरेंट ऑर्डर में भी हैं, वो भी मैंने आपको ऊपर बताया, ऑर्डर डिफरेंट है कि नहीं है। यहाँ दूसरे नंबर पे है स्टाफ नंबर, वहां पे 5वें नंबर पे, ये भी एक मसला। The staff number is in the 5th field in the payroll record, while in 2nd field in the sales file। क्या आपको समझ आई है कि क्या मसले हैं? अगर डेटाबेस दो डिफरेंट एप्लीकेशन की एक्सेस मिल रही है और अलग अलग डाटा होने की वजह से क्या क्या मसले आने शुरू हो गए। मसला नंबर 1 क्या है? स्टाफ नंबर 2 जगह है। दूसरी तरफ स्टाफ का नेम की प्रेजेंस डिफरेंट है। तीसरा ऑर्डर डिफरेंट है। और अगर इसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर आपका स्टाफ नंबर एक फाइल में चेंज कर दिया जाए दूसरी में ना हो तो कंफ्लिक्ट आ गया, और इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट नहीं रहा, इनकंसिस्टेंट हो गया। फाइल बेस्ड अप्रोच इज लिमिटेड बिकॉज क्या इससे इश्यूज आते हैं? पहला, स्टोरेज स्पेस वेस्ट होती है। हुई कि नहीं हुई? जब डाटा आइटम डुप्लीकेट बाय द सेपरेट एप्लीकेशन, सम डाटा इज रिडंडेंट भी हो रहा है, डुप्लीकेट भी हो रहा है, और स्टाफ नंबर उधर भी डाल रहे हो, स्टाफ नंबर उधर डाल रहे हो, अल्टीमेटली तो उसने कंप्यूटर में स्टोर होना है ना, तो दो जगह आप कर रहे हो, उसको वेस्ट हो रही है। नंबर 2, ये आपने इसको माइंड में रखना कि क्या लिमिटेशन है जो फेस की जा रही है उस एग्जांपल के थ्रू जो भी आपको बताई उसके मुताबिक। दूसरी क्या है? डाटा कैन बी ऑल्टर्ड बाय वन एप्लीकेशन एंड नॉट बाय अनदर। जिस तरह स्टाफ नंबर एक जगह चेंज करे दूसरी जगह नहीं हुआ, देन डाटा देन दे बिकम्स व्हाट? इनकंसिस्टेंट। तीसरी क्या प्रॉब्लम हुई? जो आप क्यूरी डालते हो ना, इंक्वायरीज अवेलेबल कैन डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा एंड द सॉफ्टवेयर यूज सो दैट द डाटा इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जो लिमिटेशन बताई है ना, अब आपको डेटाबेस में इसको ओवरकम किया गया। द एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ओवर ए फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है? व्हाट इज डेटाबेस? अच्छा, इसको हम टॉपिक को कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मुझे ना याद करवा देना, हमने एडवांटेज से स्टार्ट करना है और आगे चलना है।